नाज़रीन, एक तरफ अमरीकी सदर ट्रंप ईरान को मुज़ाकरात की दावत भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ जंगी तैयारियां भी कर रहे हैं। ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि कुछ बड़े और ताकतवर अमरीकी जहाज़ ईरान की तरफ जा रहे हैं और अमरीकी बहरी बेड़ा जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी जंगी ऑपरेशन में शामिल होने जा रहा है। जो सिचुएशन है, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो यही बताते हैं कि अमरीका ईरान पर हमला करने वाला है। इस मामले पर बात करते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल तज्ज़िया कार हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान भी हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं आप? एक तरफ अमेरिका ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, फिर मुज़ाकरात की बात भी की जा रही है। सदर ट्रंप ये भी कहते हैं कि अच्छा होगा कि हमें जो भी हम तैयारियां कर रहे हैं वो हमें इस्तेमाल करने का मौका ना मिले। तो ये जो सिचुएशन बन रही है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ईरान का आप क्या समझते हैं, क्या जवाब होगा? क्या ईरान को इस तरह से मुज़ाकरात पर आमादा किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया। नहीं, ज़बरदस्ती तो ईरान को आप नहीं किसी के ऊपर आमादा कर सकते, क्योंकि आपने उनके ऊपर हमले करके देख लिए, उनके ऊपर आपने सैंक्शंस लगा के देख ली। लेकिन ये कौम जो है, ये झुकने के लिए तैयार नहीं है। जो कौमें जो है वो हथियार डालने के लिए तैयार ना हो, उनको आप नहीं हरा सकते, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अभी उन्होंने बहरी बेड़े भेजना शुरू किए हैं। पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन तो 2024 से मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद था। उसके बाद जो है वो भी ईरान और इजराइल के दरमियान में जब चपकलिश पैदा हुई, तो उस टाइम के ऊपर जो है उसको भिजवाया गया मदद के लिए इजराइल की, लेकिन फिर खातिर खाक नतीजा नहीं निकला। फिर उसके बाद जो है वो आपने देखा कि किस तरीके से जो उनके न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया अमेरिका की जानिब से, और इजराइल दौड़ा दौड़ा गया और जाके अमन की भीख मांगी अमेरिका से और कहा कि जंग बंदी करवा दो। ईरान तो नहीं गया था, हालांकि उसकी लीडरशिप मार के आपने देख ली, शहीद कर दिए, कितने लोग उनके शहीद कर दिए, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। अब जो है वो रिजीम चेंज करने के लिए उन्होंने कोशिश की, उन्होंने वहां अवामी अनरेस्ट क्रिएट करवाया, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब देखते हैं इसके ऊपर रजा पहलवी का मौकफ। लेकिन रजा पहलवी को वो पजीराई नहीं मिली जो वो सोच रहे थे। जिस तरह से माजी में मिस्र में वो अल बरादाई थे, उनको इतनी कोई पजीराई नहीं मिली थी। बहरहाल लुबे-लुबाब यह है कि अब जो है ईरान इस दौर में जो उनको 12 रोज़ा जंग थी, उसके बाद ईरान ने बहुत सारे ममालिक से, जिनके अंदर नॉर्थ कोरिया, जिसके अंदर रूस और चीन शामिल हैं, उनके साथ अपने रवाबित उस्तवार किए। अब दुनिया याद रखें कि बहुत सारे ममालिक ऐसे भी होते हैं जो जंगों को अपॉर्चुनिटी समझते हैं, और वो ये समझते हैं कि अगर जंग हुई तो उनका असला जो है वो उसकी एक जंगी सलाहियत जो है वो सामने आ जाएगी। जिस तरह से आपने JF-17 थंडर को देखा, J-10C को देखा, PL-15 HQ-9 मिसाइल को देखा, तो ये तमाम वो थे जो जंग के अंदर अपना एक मुकाम बना गए। अब ये जो सिचुएशन है जिसमें उनके ऊपर वो क्यों कर रहा है, इसकी अंदर पहली बात यह है। हम अब्दुल्ला मिर्गुल साहब ये फरमाइएगा कि अमेरिका का तो आपने बड़ा अच्छे तरीके से बयान कर दिया, लेकिन साथ एक दूसरा पहलू है कि ईरान की तैयारियां भी पूरी तरह से जारी हैं। ईरानी फ़ौज ने 1000 जदीद स्ट्रेटेजिक ड्रोन मिसाइल हैं वो हासिल कर रही हैं, ड्रोन हासिल कर रही हैं। इसके अलावा ईरान की क़यादत ने यह भी ख़बरदार किया कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो फिर तल अबीब जो है उस पर भी हमला कर दिया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसी सूरत हाल में कुछ ऐसा तो नहीं होने जा रहा कि अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर ईरान पर हमला कर दें? लेकिन दोनों मिलके कर लें, क्या पिछले जंग में अमेरिका और इजराइल ने मिलके हमला नहीं किया था? देखें, मकसद यहाँ ये है कि पिछली दफ़ा उनका डिफेंस मैकेनिज्म जो था वो ज़ीरो था। ये एक रियलिटी है। ये भी रियलिटी है कि ईरान के अंदर बहुत सारे स्पाई नेटवर्क मौजूद हैं, जिसके अंदर मोसाद का भी नेटवर्क है, जिसके अंदर अमेरिका का नेटवर्क भी है, और जिसके अंदर जो है भारत का नेटवर्क भी मौजूद है। इसी वजह से भारत के तकरीबन 68 जासूस जो थे वो गिरफ्तार हो गए, और भारत के साथ जो फ्री वीज़ा एंट्री पॉलिसी थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया। जो चाबहार का मामला था उससे भारत जो है वो किनारा कर गया। अब दूसरी जानिब जो है वो आप देख लें कि पाकिस्तान के ऊपर क्या भारत और इजराइल ने मिलके हमला नहीं किया था? तो किया था ना, तो फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया था। याद रखिए कि जो अमेरिका ने वहां बम मारे थे, जो बंकर बस्टर में जो बॉम्ब्स थे, उनसे कोई ताबकारी नहीं फैली थी। IAEA की रिपोर्ट है इसके ऊपर। और अगर ताबकारी नहीं फैली तो क्या मुझे बताएं कि एनरिच्ड यूरेनियम भी खत्म हो गया? तो वो एनरिच्ड यूरेनियम तो अभी भी दुनिया कह रही है, खुद अमेरिका मान रहा है कि वो उनके पास है।
फिर अब जो उन्होंने गन बोट्स जो अपनी दिखाई हैं, जो कि इतनी बड़ी बड़ी टनल्स मौजूद हैं, अब देखें ना, तुर्किया से लेके आबनाए हुर्मुज तक जो उनका पहाड़ी सिलसिला है, तकरीबन ये 2000 किलोमीटर का बनता है। ये पहाड़ी सिलसिले में कितनी बड़ी बड़ी जो है वो टनल्स मौजूद हैं कि, और इसके अंदर जो है वो हजारों की तादाद में मिसाइल्स मौजूद हैं, जिनकी प्रिसीजन गाइडिंग जो है सिस्टम्स वो रूस से आ चुके हैं। यानी कि पहले ये मिसाइल जो थे, ये मतलब जाते कहाँ, जहां मतलब भेजे कहाँ जाते थे, लगते कहाँ थे। शुरू में आपको जंग का याद होगा, इजराइल की जंग में, कि वो उनका जो आयरन डोम था और उनका जो डेविड स्लिंग सिस्टम था, डिफेंस मैकेनिज्म, वो उसको रोक रहा था। लेकिन जब उसके बाद उन्होंने जब मारना शुरू किया, तो उसके बाद आपने देखा कि तेल अवीव और हैफा और दीगर जगह जो थी वो लरज उठी, और फिर लोगों ने वो धमाके देखे कि उसके बाद पूरा जो इजराइल था वो बंकर के अंदर चला गया। इसके अंदर उनका जो GHQ था उसको निशाना बनाया गया, और इसके अंदर जो उनका मोसाद का हेडक्वार्टर था उसको रेजा रेजा कर दिया गया। अच्छा, ये वो बातें आप कुछ बात कर रहे थे। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आपने अभी रूस का जिक्र किया, तो खबरें तो ये भी हैं कि रूस और चीन के बहरी बेड़े जो हैं वो भी वहाँ पहुँच चुके हैं खलीज फारिस में। तो आप इस पे क्या कहेंगे, क्या वाकई ही ऐसा कुछ है, और अगर अमेरिका या इसराइल हमला करते हैं तो वो बाकायदा ईरान की मदद करेंगे? नहीं, देखें, ऐसा अभी तक तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक रूस और चीन जो है, चीन तो वैसे भी आपको मालूम है कि अभी जो गजा का भी मामला हुआ, इस सब में कोई शक व शुबा नहीं है कि चीन और रूस ने कमजोरी दिखाई। वरना अगर गजा के ऊपर ये जरा मजबूत स्टांस ले जाते तो मेरे ख्याल में अमेरिका जो है आज किसी और सिचुएशन में होता। लेकिन इन सब के बावजूद मैं ये समझता हूं कि जो उन्होंने मदद भेजनी थी और जो वो भेजेंगे, जो कि रियल टाइम मॉनिटरिंग की शक्ल में, एडवांस्ड इक्विपमेंट की शक्ल में, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की शक्ल में, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स जो उनके पास पहुंच चुके हैं, कामाकाजी ड्रोन उनके पास हैं जो रेडार के ऊपर नहीं आते। और याद रखिए कि अभी USS शिप जो था वो वहाँ इनके जो हौसियों ने जो उसको निशाना बनाया यमन के अंदर, वो भी कामाकाजी जो ड्रोन थे उनके जरिए। इसका मतलब ये है कि कामाकाजी ड्रोन का तोड़ अभी अमेरिका के रेडार सिस्टम के पास नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी इब्तदा 11,000 किलोमीटर से होती है और 21,000 किलोमीटर तक जाता है, गो कि इस असना के अंदर ईरान ने अपना ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको बैनुल बर्रे आजमी मिसाइल कहते हैं, वो भी तजुर्बा उन्होंने करके देख लिया है। और खास तौर पे USS अब्राहम लिंकन और जॉर्ज W बुश जो दो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनके लिए जो है मौत का पैगाम है। अब्दुल्ला साहब, एक यहाँ पे बड़ा अहम बयान मार्को रूबियो का आपकी नजर से भी गुजरा होगा कि जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान के नजदीक 8 से 9 फौजी अड्डों पे 30 से 40 हज़ार अमरीकी फौजी जो हैं वो मौजूद हैं, और वो सब के सब ईरानी ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों के निशाने पर हैं। और हमने यानी अमेरिका ने इसराइल की भी हिफाजत करनी है, इसलिए हम मिडल ईस्ट में अपनी फौजी ताकत बढ़ा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि मार्को रूबियो ने ये जो वजाहत दी है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये सिर्फ वजाहत ही है या इसमें भी कोई धमकी छुपी हुई है? और सर, अमेरिकी सदर ट्रंप जो बातें करते थे कि अमेरिका फर्स्ट इनका नैरेटिव था, अब ऐसा लग रहा है कि इसराइल फर्स्ट इस किस्म की सिचुएशन नज़र आ रही है, जिस तरह से वो डिफेंड करना चाहते हैं हर फोरम पर इसराइल। देखिए, इजराइल फर्स्ट तो उन्होंने बना दिया ना, अब तो अमेरिका के अंदर भी लोग इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। मार्को रूबियो ऐसा क्यों कह रहा है? मार्को रूबियो जो है वो असल में अपना केस जो है वो लेके इजराइल के पास जा रहे हैं। देखे ना, जो जादूगर है अमेरिका, वो उसकी जान जिस तोते के अंदर है वो है इसराइल, और जो तोते के अंदर जिसका दिल है वो है बेंजामिन नेतन्याहू। अभी बेंजामिन नेतन्याहू को दिखाने के लिए ये आनिया जानियां कर रहे हैं, ये अपने बहरी बेड़े मूव करा रहे हैं, ये जरा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जबानी कलामी गोलाबारी जारी है दोनों अतराफ से, और उसमें वो ये बताना चाह रहे हैं कि देखो भाई, हमने तो कोशिश बड़ी कर रहे हैं,
لیکن خدا کے لیے ہمارا جو وہاں زائنسٹ اپروچ ہے، جو امریکہ کے اندر ایک لابی پوری بیٹھی ہے جو ان کے نظام معیشت کو چلاتی ہے، ابھی آپ نے دیکھا نہیں کہ امریکہ کے جو ریزرو بینک کے جو سربراہ تھے ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو ساتھ ڈیل کیا، اور اسی طریقے سے جو پھر یہ کیوں ہوا یہ اچانک آپ دیکھیے کہ اسپین نے، اٹلی نے، بیلجیم نے، جرمنی نے اپنا سونا واپس لے لیا ریزرو بینک سے. تو امریکہ کا یہ جو سونے کے اندر اچانک قیمتوں کے اندر رد و بدل آ رہا ہے، یہ اس کی بہت بڑی وجہ وہ ہے.